चलिए निवृत्ति में चलते हैं आगे। पुनर्मूल्यांकन खाता इसमें बनेगा। इसके पहले प्रवेश के संबंध में हम लोग पढ़े थे कि पुनर्मूल्यांकन खाते में जो भी लाभ या हानि आता है वो पुराने साझेदारों के बीच में बांटा जाता है। लेकिन निवृत्ति में तो कोई नया नहीं है, सब पुराने हैं। इस बात का ध्यान देना है। सबसे पहली बात कि यहाँ भी पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगा और उस पुनर्मूल्यांकन खाते में जो भी लाभ होगा सभी साझेदारों के पूंजी खाते में जमा होगा। और अगर मान लो हानि होगा तो सभी साझेदारों के पूंजी खाते में नामे होगा। आगे बस में यानी यहाँ किसी को भी छोड़ना नहीं है। जो भी लाभ हानि होगा समस्त साझेदारों के बीच में उस लाभ हानि का विभाजन किया जाएगा, पहली बात। दूसरा, अवितरित लाभ हानि। चिट्ठे में लिया लाभ या हानि दिया रहेगा, मान लो अगर अलग से, तो उस लाभ और हानि को भी सभी साझेदारों के पूंजी खाते में बांटना है। अगर लाभ हुआ तो साझेदारों के पूंजी खाते में जमा हो जाएगा और हानि हुआ तो साझेदारों के पूंजी खाते में नामे होगा, सभी के नाम। फिर होता है इसी में अवितरित संचय। संचय की राशि दिया रहेगा तो संचय भी समस्त साझेदारों के पूंजी खाते में जमा हो जाएगा। आगे बढ़ में तो यहाँ पर किसी को भी हमको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी थ्योरी में भी क्वेश्चन आ जाता है कि साझेदारों की निवृत्ति की दशा में लाभ का विभाजन किस प्रकार किया जाता है। तो ध्यान रखना है अपन को, निवृत्ति की दशा में लाभ जो है समस्त साझेदारों के बीच में उसका विभाजन किया जाता है और हानि होता है तो भी समस्त साझेदारों के बीच में उस हानि का विभाजन किया जाता है। अवितरित लाभ हानि दिया है तो उसका विभाजन भी वैसे ही होगा। ठीक है, आगे बस में यहाँ सभी को। चलिए आगे देखते हैं अपन कि एक निवृत्तमान साझेदार को देय राशि की गणना किस प्रकार की जाती है, मतलब उसे कौन कौन सी राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये प्रैक्टिकल में भी इसका उपयोग होगा और थ्योरी में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। निवृत्तमान अथवा मृतक साझेदार को देय राशि की गणना की विधि। थ्योरी में भी आता है कि निवृत्तमान या मृतक साझेदार को देय राशि की गणना की विधि बताइए। तो किस प्रकार से गणना की विधि करना है या किस प्रकार से देय राशि की गणना करना है, हमको यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है। तो प्रैक्टिकल में तो पूरा उपयोग होगा ही, साथ ही साथ थ्योरी में भी इसका उपयोग होता है। तो प्रैक्टिकल बनाते समय या थ्योरी करते समय क्या ध्यान देना है हमको, तो इस बात का ध्यान देना है कि सबसे पहले निवृत्तमान या मृतक साझेदार को देय राशि की गणना करने के लिए अगर उसने संस्था में पूंजी लगाई है तो उसे पूंजी दिया जाएगा, यानी बाई पूंजी, पूंजी खाते के समग्र में। पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, बाई पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज अगर इसका प्रावधान दिया हुआ है क्वेश्चन में तो सब जगह इसका प्रावधान रहेगा तभी लागू होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज। अगर वेतन देना है तो वेतन, कमीशन है तो कमीशन, बोनस है तो बोनस, लाभ है तो लाभ। अगर उसने संस्था को ऋण दिया है तो ऋण पर ब्याज। ये समस्त राशियों को, इन समस्त मदों को पूंजी खाते के समाकलन में लिखकर इसका योग लगा दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस, लाभ और ऋण पर ब्याज, इन समस्त राशि को समाकलन पक्ष में लिखकर इसका योग लगा दिया जाएगा। योग लगाने के बाद विकलन पक्ष में क्या लिखेंगे हम, तो विकलन में लिखेंगे टू आहरण। आहरण पर ब्याज, अगर हानि है तो हानि। तो समस्त योग में से आहरण पर ब्याज और हानि को घटाने के बाद जो राशि आएगी वह राशि कहलाती है देय राशि और उसी रकम का उसे वहाँ पे भुगतान किया जाएगा। आगे बस में तो देय राशि गणना करने के लिए अगर निवृत्त साझेदार वेतन पाने का अधिकार, पूंजी पाने का अधिकारी है तो पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस, लाभ और ऋण पर ब्याज, ये समस्त राशि को योग करने के बाद इसके योग में से अगर उसने आहरण किया है तो आहरण पर ब्याज और अगर हानि है तो हानि में उसका हिस्सा, इसके योग में से तीनों को घटा दिया जाएगा। घटाने के बाद जो शेष राशि निकलेगी वह उसकी देय राशि कहलाएगी। ठीक,
इस प्रकार से देय राशि की गणना की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। इसी में अपन देय राशि के भुगतान की विधि, अगर कोई साझेदार संस्था से अलग होता है, निवृत्त होता है, तो उसको भुगतान कितने प्रकार से किया जाता है, इसके पहले पढ़े हम लोग देय राशि के गणना की विधि। अब चलते हैं उसी देय राशि के भुगतान की विधि। तो उसके भुगतान की 3 विधि है। कितनी विधि है? 3 विधि है। पहला नगद भुगतान, दूसरा किस्तों में भुगतान, और अगला होता है वार्षिकी द्वारा भुगतान। ये समझ लेना है पहले आपको। नगद भुगतान, किस्तों में भुगतान, वार्षिकी द्वारा भुगतान। जब भी अगर कोई साझेदार संस्था से अलग होता है, निवृत्त होता है, और पुराने साझेदारों के पास अगर पर्याप्त रोकड़ रहता है, तो ऐसी दशा में उसके हिसाब किताब का तुरंत भुगतान कर दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं अपन नगद भुगतान। क्या बोलते हैं इसको? नगद भुगतान। और नगद भुगतान करते समय प्रोसेस ध्यान रखना है, निवृत्तमान साझेदार का पूंजी खाता विकलन टू रोकड़ खाता। क्या एंट्री करेंगे अपन वहाँ पर? निवृत्तमान साझेदार का पूंजी खाता विकलन टू रोकड़ खाता, और नरेशन देंगे नगद भुगतान किया गया। क्या देंगे नरेशन? नगद भुगतान किया गया। अगली बात समझ में। दूसरी विधि होती है किस्तों में भुगतान। अगर मान लो कोई साझेदार फर्म से निवृत्त हो रहा है, और उस दशा में, निवृत्ति की दशा में, फर्म के पास पर्याप्त रोकड़ नहीं है, तो उसके साथ एक समझौता किया जाता है कि हम तुमको 50,000 रुपये देना है, तो 50,000 रुपये 5 किस्त में देंगे। 10-10 हज़ार रुपये का भुगतान करेंगे, और किस्त में जब भुगतान करेंगे तो तुमको उसमें ब्याज भी दिया जाएगा। तो इसके लिए अगला व्यक्ति तैयार हो जाता है, और फिर उसको वहाँ पर ब्याज सहित किस्तों में भुगतान किया जाता है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे 3 प्रविष्टि होती है, उसको ध्यान देना है। पहला नंबर, जो भी देय राशि है, जैसे मान लो 50,000 रुपये की राशि देय है, तो उसके लिए एंट्री होगा निवृत्तमान साझेदार का पूंजी खाता विकलन टू निवृत्तमान साझेदार का ऋण खाता। निवृत्तमान साझेदार का पूंजी खाता विकलन टू निवृत्तमान साझेदार का ऋण खाता। निरीक्षण देंगे देय राशि ऋण खाते में हस्तांतरित। देय राशि ऋण खाते में हस्तांतरित, पहला एंट्री। फिर इसी में दूसरा एंट्री होगा ब्याज खाता विकलन टू निवृत्तमान साझेदार का ऋण खाता। उस पर जो भी ब्याज लगा है, उसको ब्याज की राशि को वहाँ पे लिखा जाए, जो आगे प्रैक्टिकल में भी आपको बताएंगे कैसे लिखना है। एंट्री हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी लिखने के लिए भी आता है। तो पहला एंट्री क्या की? किस्तों में भुगतान के लिए निवृत्तमान साझेदार का पूंजी खाता विकलन टू निवृत्तमान साझेदार का ऋण खाता। दूसरा एंट्री ब्याज लगेगा, तो ब्याज खाता विकलन टू निवृत्तमान साझेदार का ऋण खाता। और तीसरा एंट्री होगा निवृत्तमान साझेदार का ऋण खाता विकलन टू रोकड़ खाता, जहाँ पे ब्याज सहित हम इसको रकम का भुगतान करेंगे। आगे बात समझ में। तो किस्तों में भुगतान की दशा में 3 प्रविष्टि की जाती है। इसके बाद तीसरा नियम होता है इसमें वार्षिकी द्वारा भुगतान। वार्षिकी द्वारा भुगतान का नियम क्या होता है? तो यहाँ पे जो भी साझेदार निवृत्त होता है, तो उसके साथ एक समझौता होता है, या अगर उसकी कोई साझेदार की अगर मृत्यु हो गई है, तो उसके कानूनी सलाहकार या उसके उत्तराधिकारी के साथ समझौता होता है कि तुम यहाँ से जा रहे हो और तुमको मुझे देना है 1 लाख रुपए, अगर मान लो देना है हमको यहाँ पर। तो बोलता है यहाँ पे शेष साझेदार क्या समझौता करते हैं? शेष साझेदार ये समझौता करते हैं कि तुम्हारा जो राशि है हमारे यहाँ रहेगा एक फंड के रूप में। 1 लाख रुपए हमको देना है, 1 लाख रुपए हमारे खाते में यहाँ पे जमा रहेगा, और तुमको हर वर्ष 10,000 रुपये दिया जाएगा ब्याज सहित। हर वर्ष तुमको 10,000 रुपये दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा? जब तक तुम जीवित रहोगे उस समय तक दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो ऐसी दशा में जितनी राशि देने के बाद जो शेष राशि अगर बच गई,
तो हमारे लिए एक पूंजीगत लाभ होगा और हम शेष साझेदार आपस में उसको बांट लेंगे। लेकिन अगर मान लो तुमको 1,00,000 रुपये देना था, हर वर्ष तुमको 10,000 रुपये दे रहे हैं और 10,000 देने के बाद 1,00,000 पार भी हो गया, फिर भी तुम अगर जीवित हो तो भी संस्था तुमको प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये देते रहेगी ब्याज सहित। और अगर मान लो कि तुमको 10,000 रुपये किस्त दिया गया और एक किस्त देने के बाद ही तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो शेष राशि तुम्हारे परिवार को नहीं मिलेगा या तुमको नहीं मिलेगा, वो राशि शेष साझेदार आपस में क्या करेंगे, उसको बांट लेंगे। तो अगर इसके लिए वो तैयार हो जाता है साझेदार, तो यहाँ पर वार्षिकी द्वारा भुगतान किया जाता है। बात समझ आ गया वार्षिकी भुगतान क्या होता है? तो इसके लिए भी प्रविष्टि 3 प्रविष्टि किया जाता है। पहला नंबर, इस राशि को वार्षिकी उच्चंत खाते में डाला जाता है। इसमें डाला जाता है इस खाते को, या इस राशि को वार्षिकी उच्चंत खाते में डाला जाता है। तो इसके लिए भी 3 प्रविष्टि होता है। निवृत्तमान साझेदार का पूंजी खाता विकलन टू निवृत्तमान साझेदार का उच्चंत खाता, या उसी को बोलेंगे अपन निवृत्तमान साझेदार का वार्षिकी उच्चंत खाता। निवृत्तमान साझेदार का पूंजी खाता विकलन टू निवृत्तमान साझेदार का वार्षिकी उच्चंत खाता। फिर यहाँ पर अपन ब्याज देते हैं, तो दूसरा एंट्री होगा ब्याज विकलन टू निवृत्तमान साझेदार का वार्षिकी उच्चंत खाता। और फिर जब भुगतान कर देते हैं अपन यहाँ पर, तीसरा एंट्री होगा वार्षिकी उच्चंत खाता विकलन टू रोकड़ खाता। आगे बात समझ में? 3 एंट्री यहाँ भी ध्यान रखना है। पहला नंबर, निवृत्तमान साझेदार का पूंजी खाता विकलन टू वार्षिकी उच्चंत खाता। दूसरा, ब्याज खाता विकलन टू वार्षिकी उच्चंत खाता। और तीसरा, वार्षिकी उच्चंत खाता विकलन टू रोकड़ खाता। और इस प्रकार से इसको यहाँ पे अंतिम राशि का ब्याज सहित भुगतान यहाँ पर कर दिया जाता है। तो ये भुगतान की विधि है। इसमें एक वार्षिकी उच्चंत खाता बनेगा और उस वार्षिकी उच्चंत खाते में दिया जाएगा यहाँ पर कि वो साझेदार को कितना रुपए देना है, कब उसकी मृत्यु हुई, कितना ब्याज लगा, और देने के बाद जो लाभ हुआ उस लाभ को साझेदारों ने अपने आपस में किस अनुपात में बांटा। इस बात को हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे समझ में? ये होता है वार्षिकी उच्चंत खाता। ठीक है, तो जो मेन खाता होता है वार्षिकी उच्चंत खाता, और ये तो अब पेपर में आता ही है। वार्षिकी उच्चंत खाता बनाने के लिए जितना काम करते आ रहे हैं हम लोग, उसमें से एक प्रैक्टिकल भी छूटने वाला नहीं है। अगर समझते जाएंगे तो हमारा अकाउंट में बहुत अच्छा होगा, कवर हो जाएगा। रोज़ प्रैक्टिस में रहना है, जितना बताया जाता है उसको ध्यान में रखना है। आज जो बताया गया आपको देय राशि की गणना की विधि और देय राशि के भुगतान की विधि, ये प्रैक्टिकल में तो इसका उपयोग होगा ही, और प्रैक्टिकल के साथ ही साथ थ्योरी लिखने के लिए भी आता है। इसलिए इस पर एक विशेष ध्यान देना है। चलिए, वार्षिक उच्चंत खाता कैसे बनाएंगे उसको आपको बताएंगे अगले चरण में इसको बताता हूँ। ठीक है।